ओके, तो आज लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड रिफ्रैक्शन एंड देन वी डिड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. Okay, in today's class what we are going to study about laws of refraction, refractive index, formula of refractive index, and then we will solve some questions related to refractive index. So basically in today's class we are going to discuss about refractive index. refractive index क्या होता है और उसके बेसिस पे हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे एंड उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. ठीक है. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर देते हैं, रिफ्रैक्शन के लॉज. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. रिफ्रैक्शन के लॉज कैसे होते हैं? जैसे रिफ्लेक्शन के होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे. क्या क्या थे? पहला था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें पहला एक लॉ तो सेम रहता है जो रिफ्लेक्शन का होता है. कौन सा? दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो ये है पहला लॉ, सेम है कि तीनों के तीनों जो रेज होती है, इंसिडेंट रे देखो यहां से आती है हमारी इंसिडेंट रे. ओके, then we have refracted ray, this one is refracted ray. एंड नॉर्मल रे कैसी होती है? जो परपेंडिकुलर होती है. तो इफ यू कैन सी हेयर दीज थ्री रेज, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे आके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों का सेम है, एक ही पॉइंट पे आके मीट हो रही है. तो ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे है. दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो वो भी हम लोग कर लेंगे, कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल रे. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड सेकंड इज नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो जो ये दोनों एंगल होते हैं इनका जो रेशो होता है वो कांस्टेंट है, और वो भी साइन की फॉर्म में, साइन ऑफ एंगल. ये बेसिकली तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है तो तुम्हें क्लियर होगा. ये नहीं पढ़ा हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में करोगे, हम लोग भी करेंगे, तो उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 अपॉन साइन 60, जितना भी आर इक्वल्स टू, ये हमेशा कांस्टेंट होता है. इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों एंगल सेम नहीं होते, लेकिन रिफ्लेक्शन में हमारा ये था सेकंड. लेकिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ये वाला लॉ है कि दोनों का रेशियो कांस्टेंट है. अब जो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट मैंने मेंशन किया है, ये जो कांस्टेंट होता है वो बेसिकली उसको नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, लास्ट ईयर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको नाम दिया गया है. इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर तुम्हें बुक्स में कहीं कहीं पे म्यू दिखेगा, तो म्यू से इसको डिनोट करते हैं, लाइक यू की तरीके से होता है ये म्यू. क्या बोलते हैं इसको? म्यू. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बेसिकली ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम. कौन सा? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. मतलब सेकंड मीडियम में इसको नाम दिया गया, बाकी मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी. होता क्या है ये म्यू, याद रखना, ये जो कांस्टेंट है जिसको बोला गया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से इसको डिनोट करते हैं. रिफ्रैक्ट, ये हमारा फर्स्ट मीडियम होता है. अगर यहाँ से लाइट इधर जा रही है तो दिस इज सेकंड मीडियम. तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम
विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर? अब ये डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली जब लाइट एक, इफ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, लाइट हमारी एक इंसिडेंट रे आई, फिर वो कुछ एंगल से बेंड हो जाती है, हमेशा यही होता है। when light travels from one medium to another medium it will bend with some angle, right? किसी ना किसी एंगल से वो बेंड हो जाती है, ठीक है, समझ आया? अब वो कितनी बेंड होती है, ऑब्वियसली अगर हमारा रेयर मीडियम है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो बेंडिंग कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि डेंसर मीडियम हमारा जब रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर याद होगा, जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो कैसे ट्रेवल करती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल रे। जब डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज इट क्लियर? तो अवे में ऑब्वियसली बेंडिंग ज्यादा होगी, लेकिन जब टुवर्ड्स दी नॉर्मल है कम बेंडिंग होगी। मतलब बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो बेंडिंग डिफर करती है, बेंडिंग अलग अलग होती है। कभी 30 डिग्री की बेंड हो गई, कभी ज्यादा बेंड हो जाते हैं, देखो कभी ज्यादा बेंड हो जाएगी, अगर डेंसर मीडियम होगा कम बेंड होगी, अगर रेयर मीडियम होगा तो ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर कम रेयर है, कम डेंसर है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो बेसिकली कितनी वो बेंड होगी, कितनी वो बेंड होगी या फिर कितनी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एक टर्म दे दी, एक वैल्यू दे दी, जिससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि लाइट ज्यादा बेंड होगी या कम बेंड होगी, कितनी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। बेंडिंग भी बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हैं चेंज इन डायरेक्शन। अंडरस्टूड? तो इसको यू कैन मार्क कि the refractive index, the extent of change in direction that takes place in a given pair of medium is expressed in terms of refractive index. क्या है डेफिनेशन? द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि वो बेंड हो रही है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वो डेंसर या रेयर कैसा भी मीडियम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम पहले नॉर्मल चल रहे हो, फिर उसके बाद अगर तुम्हें पानी में चलना पड़े तो ऑब्वियसली तुम्हारी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, कितना चेंज होगा वो डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितना वो डायरेक्शन में चेंज होगा, विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्यों ऐसा होता है कि बेंडिंग क्यों होती है, किसी को पता है? बेंडिंग क्यों होती है? वाई लाइट बेंड्स, जब लाइट एक मीडियम से आती है वो क्यों बेंड होती है? वो इसलिए बेंड होती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, पहले भी बताया था ये, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगर मीडियम अलग होगा तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, और अगर लाइट की स्पीड चेंज होगी तो ऑब्वियसली वो बेंड हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो सेम है, यहाँ पे भी ये है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम आती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज होगी तो वो बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड रहती है वो वैक्यूम में रहती है, जो कि होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये है कि अगर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। समझ आया? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। फिर उसके बाद एयर में होती है स्पीड, फिर उसके बाद होती है ग्लास में, या फिर यू कैन से वाटर में, या वाटर में पहले या ग्लास में। ग्लास और वाटर में इतना डिफरेंस नहीं आता।
मेनली पहले वाटर में होती है फिर ग्लास में आती है। ओके, तो ये भी मेंशन कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स इन फास्टेस्ट होता है जो कि होती है 3 × 10⁸, फिर एयर में उससे कम होती है स्पीड, मतलब लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पे होती है, मतलब ये सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम है। वैक्यूम सबसे ज्यादा रेयरर मीडियम है, फिर एयर होता है, फिर वाटर, ग्लास। ओके, तो इस तरीके से चलता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे है वो देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे दो मीडियम है, एक एयर और एक ग्लास। ये हमारा एयर हो गया, ये हो गया ग्लास। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, लाइट आई, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। जब एयर टू ग्लास गई, एयर टू ग्लास का मतलब ये है कि लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर जा रही है। जब रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी लाइक दिस। समझ आया? तो दिस इज आर एंड दिस इज आई। इज इट क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पे एन से डिनोट करा गया है। किसी किसी बुक में म्यू से डिनोट करा होगा, किसी किसी बुक में एन से। इट्स अप टू यू ओनली, तुम्हें किससे डिनोट करना है। एन से भी कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम आता है सबसे पहले। अंडरस्टूड? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम 2 लगाया है यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है कि सेकंड मीडियम में कितना डायरेक्शन चेंज हुआ अगर 1 के कंपेयर में, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ये होता है, अगर मैं लिखूं n21, इसका मतलब ये है, इसको कैसे रीड कैसे करेंगे वो देख लो। रिफ्रैक्टिव अपनी नोटबुक में भी लिखते रहना साथ साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब क्या है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे बोला जाए, जैसे मदर और डॉटर, तो मदर की एज कितनी बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू योर डॉटर। ओके, विद रिस्पेक्ट टू डॉटर, तो मदर की एज से कंपेयर कर रहे हैं, मदर की एज निकाल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसकी? डॉटर की एज से। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है। दूसरा ये भी बोल सकते हो कि डॉटर की एज कितनी कम है मदर की एज के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये मतलब है विद रिस्पेक्ट टू का मतलब उसके कंपैरिजन में। कम ज्यादा तुम तभी बता सकते हो जब तुम्हारे पास कंपैरिजन करने की चीज हो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं n12 का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के कंपैरिजन में। ठीक है, कि मतलब फर्स्ट वाले में कितनी डायरेक्शन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू 2, अगर हम उसको 2 से कंपेयर करें। अंडरस्टूड? तो दिस इज n12 एंड दिस इज n21। अब ये निकालते कैसे वो देख लो। n21 कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला n21 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड, यहाँ पे देख लो, यहीं पे मेंशन है, इफ यू कैन सी हियर, n21 न्यूमरेटर में आता है, बाद वाला ये हमेशा न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, याद रखना अगर तुम n21 निकालो, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, उल्टा होता है। n21 का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो बाद वाला मतलब 1 वाला न्यूमरेटर में आएगा, 1 वाले की स्पीड, क्योंकि बेसिकली डायरेक्शन जो बेंडिंग होती है वो स्पीड की वजह से ही होती है ना। अंडरस्टूड? तो जो बेंडिंग हो रही है वो स्पीड की वजह से ही हो रही है। तो n21 क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1
अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो 1 की जो भी स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब इस मीडियम में जो भी स्पीड ऑफ लाइट है वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में इस मीडियम की स्पीड आ जाएगी, तो v1/v2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं n12 की बात करूं तो 2 वाले की स्पीड ऊपर आएगी, नीचे आएगी 1 वाले की, तो v2/v1। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। लेकिन अगर एक मीडियम वैक्यूम है तो वैक्यूम की तो स्पीड हमें पता ही है पहले से, कितनी होगी? वैक्यूम की स्पीड होती है 3 × 10⁸। तो अगर एक मीडियम वैक्यूम या फिर एयर होता है, क्योंकि एयर की स्पीड और वैक्यूम की स्पीड में इतना डिफरेंस नहीं है, तो एयर की भी तुम लोग अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ लिख सकते हो। तो अगर वैक्यूम की स्पीड या फिर एयर की अगर एक मीडियम out of these two medium 1 and medium 2, if one medium is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index of the medium. क्या मतलब है इसको? इसका ये मतलब है कि अगर दोनों में से n12 मतलब दो मीडियम है ना, एक मीडियम और दूसरा, अगर एक मीडियम एयर होता है, ठीक है, अगर एक मीडियम एयर होगा, पहला वाला मीडियम ऑब्वियसली, अगर पहला वाला मीडियम एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा, ठीक है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं है, मीनिंग सेम है एब्सोल्यूट का, बस नाम दे दिया कि अगर एक मीडियम वैक्यूम या एयर होता है देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, उसको विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला मीडियम एयर है या फिर वैक्यूम है तो हम यही बोलेंगे ना, रिफ्रैक्ट n21 क्या हो जाएगा, n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं स्पीड तो उसको नाम दिया गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑब्वियसली वैक्यूम की स्पीड होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग सीधा नाम दे देते हैं nm। nm मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिनोट करते हैं nm से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एक मीडियम हमारा एयर है या फिर वैक्यूम है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो न्यूमरेटर में हम लोग एयर या वैक्यूम की स्पीड रखेंगे, यहाँ देखो nm, न्यूमरेटर में हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेसिकली n12 को हमने नाम दिया गया है, समझ आ गया? तो अगर एक एयर होता है या वैक्यूम होता है तो दूसरे वाले को उसके रिस्पेक्ट में अगर होता है तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो न्यूमरेटर में देखो हम फिर एयर ले लेंगे, यहाँ पे क्या है, इसको क्या रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। इज इट क्लियर? फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर हमारा एक मीडियम, अगर मीडियम 1 वैक्यूम या एयर होगा, ठीक है, अगर हमारा मीडियम 1 वैक्यूम या एयर होगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर? इसको सिंपली n2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हमें एक तो पता ही चल गया, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, सेकंड मीडियम हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑब्वियसली एयर या फिर वैक्यूम होगा और उसकी स्पीड हमें ऑलरेडी पता ही है, तो हम सीधा उसकी स्पीड को c से डिनोट कर रहे हैं। दो अब स्पीड नहीं बची ना, एक स्पीड हमें पता ही है, और यहाँ पे जो c/v हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया c/v, वेयर c/v की भी वैल्यू तुम लोग पुट कर सकते हो 3 × 10⁸, क्योंकि वो फिक्स रहती है। अंडरस्टूड? तो अगर एक मीडियम एयर होता है तो दूसरा मीडियम की तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? ओके।
ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, मीनिंग सेम है, मतलब दोनों की सिग्निफिकेंस सेम है, बस ये कि अगर एक मीडियम वैक्यूम है तो दूसरा नाम दे दिया। अब यहां से तुम लोग देख सकते हो किसका ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका कम होता है। एयर का होता है सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर वाटर का होता है, फिर ग्लास का आता है। तो एयर, वाटर एंड ग्लास। देन हमारा इतना ये टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस तुम्हें ये पता होना चाहिए किसका ज्यादा होता है किसका कम। तो सबसे कम एयर, देन वाटर, देन ग्लास। ठीक है, तो वैल्यू याद करने की नीड नहीं है, बस ये आइडिया होना चाहिए कि किसका, ये पता होना चाहिए डायमंड का सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा वो हो गया डेंसर, उतना ज्यादा डेंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोल सकते हो कि आइस का एयर से ज्यादा है, तो यू कैन से कि आइस इज मोर डेंसर देन एयर। तो जिसका ज्यादा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा वो डेंसिटी होगी। ओके, तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितना वो लाइट बेंड कर रही है। ये टेबल, ये जो इसमें स्क्वायर मोर टू नो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एक बार रीड कर लो इसको। हाँ, यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसर बोला गया, ऑप्टिकल डेंसर से कंफ्यूज मत होना। ऑप्टिकल डेंसर इज सिंपली, क्यों आया है, क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड है, लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और लाइट ऑप्टिकल मतलब लाइट ही होता है, तो इसलिए ऑप्टिकली वर्ड यूज किया गया, बाकी कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, लाइट को कितना कोई मीडियम रिफ्रैक्ट कर सकता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। इज इट क्लियर? रेयर डेंसर पढ़ लिया आपने, ऑप्टिकल मीडियम, रेयर और मीडियम। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा वो मीडियम डेंसर होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा रेयर होगा, उतनी कम हमारा, जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम वो डेंसर होगा, मतलब उतना ज्यादा रेयरर होगा। और लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में हाई होती है, ऑब्वियसली रेयर मीडियम है तो वो अवे जाएगा, दूर भागेगा, जल्दी जल्दी जाएगा। तो लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली रेयर मीडियम में वो ज्यादा बेंड करता है। तो तुम बोल सकते हो कि बेंडिंग किस में ज्यादा है, जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेसिकली ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एन से डिनोट कर रही हूँ, रिफ्रैक्ट ये भी लिख लेना तुम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी बोल सकते हो, डेंसर मीडियम जो है कम हो जाएगा, और उतनी स्पीड, स्पीड मतलब लाइट की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड ऑफ लाइट क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो रेयर हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी। लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो उतना बेंडिंग भी बढ़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल इंक्रीज होगी। इज इट क्लियर? ओके, तो यही सब लिखा हुआ है, ये लास्ट पैराग्राफ बस इसका इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो बेंडिंग बढ़ेगी घटेगी, ये इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, ये अच्छे से कर लेना। अब हम एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, बेस पे। ठीक है, ओके। ये होमवर्क में करने हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है?
इसका अभी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा है 2.42। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा डेंसर है और डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो बेंडिंग भी कम होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम लिख सकते हो कि इतना ही लिख लो कि डेंसर होगा और स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ओके, ये होमवर्क में करना है आप लोगों को। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार एक चीज का याद रखना, ये लिख भी लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बेंडिंग में क्या रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी का ज्यादा होगा देन स्पीड, डेंसिटी पहले कर लो, डेंसिटी डेंसर मीडियम बढ़ जाएगा, वो और ज्यादा डेंसर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा जितना ज्यादा उतनी स्पीड जो है कम हो जाएगी, वो स्लोज डाउन हो जाएगा। अगर वो रुक जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो बेंड होता रहेगा, उतना ज्यादा बेंड हो जाएगा, तो बेंडिंग भी बढ़ेगी। तो जिसकी जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी उतनी ज्यादा लाइट बेंड होती है। तो जो लाइट बेंड हो रही है कितनी हो रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा लाइट बेंड होगी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ let's do one example based on this refractive index. Okay, question is, if refractive index of glass for light going from air to glass is 3/2, find refractive index of air for light going from ग्लास टू एयर। समझ आया? मतलब तुम्हें एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तुम्हें ग्लास टू एयर का निकालना है। तो सबसे पहले कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तुम्हें जो गिवन है वो लिखो। देखो लाइट कैसे है, ये है, ये हो गया एयर, ये हो गया हमारा ग्लास। तो अगर हमारा लाइट एयर से ग्लास जा रही है, कहां से कहां जा रही है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास अगर ट्रेवल कर रही है मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर, एयर टू ग्लास जा रही है लाइक दिस। तो अगर एयर टू ग्लास जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। एयर टू ग्लास का क्या मतलब है, एन, एयर टू ग्लास, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। समझ आया? ये हमें गिवन है 3/2। उसके बाद हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ANG। चलो हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे हम लिखते आए हैं। तो एयर टू ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 3/2। क्लियर? एयर टू ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो उसको हम मेंशन करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें निकालना है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ओके,
तो इसको हम लिख सकते हैं एयर टू ग्लास वाले को, हम इसको अगर एक्सटेंड करके लिखेंगे तो एयर से ग्लास आ रही है। अगर तुम्हें याद है, एक बार और देख लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है।